बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा KF-21 ब्रोमे के ऊपर। KF-21 ब्रोमे किस जनरेशन का जहाज़ है, फ्यूचर में इसको किस किस्म की पजीराई मिलने वाली है और ये किस जहाज़ों की मार्केट को इफेक्ट करेगा, इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था KF-21 ब्रोमे के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फाइटर जेट की जनरेशन के ऊपर। अभी तक इसके 3 प्रोटोटाइप फ्लाई कर चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, या 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब रीजन क्या है, देखिए इस जहाज का, इस फाइटर जेट का जो चेसिस है वो बिल्कुल एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाला चेसिस है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो एक स्टेल्थी डिजाइन है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट को अगर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर अपने आप को कंसिडर करवाना है तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है अगर उसके पास स्टेल्थ है तो वही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। स्टेल्थ के साथ और भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो किसी फाइटर जेट के अंदर होना जरूरी है एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अगर उसने दुनिया के सामने कहलवाना है तो। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना के ऊपर हम एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो देखें, स्टेल्थ कैरेक्टर होना जरूरी है, यानी उसका रडार क्रॉस सेक्शन उस फाइटर जेट का बहुत ही मिनिमलिस्टिक होना जरूरी है उसके ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाती है इंजन की पावर और बॉडी की कंपैटिबिलिटी। मतलब अगर कोई जहाज सुपर क्रूज कर सकता है, यानी 1 मैक की स्पीड को क्रॉस कर सकता है या उसको टच कर सकता है विदाउट आफ्टर बर्न, तो ये भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाली कैपेबिलिटीज है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर आप देखें तो जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके जो मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनके जो एवियोनिक्स हैं, उनके जो सेंसर्स हैं वो किसी भी 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा सुपीरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने डिजाइन स्टेल्थ बनाना है तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है किसी फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए, और यही चीजें हैं जिसकी वजह से किसी भी डिफरेंट किस्म के एवियोनिक्स, किसी की भी डिफरेंट किस्म के सेंसर्स को अगर अपने बॉडी के ऊपर लगाना है, उनको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर शेप बनानी पड़ती है ताकि उस जहाज का रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि खराब ना हो या ज्यादा बढ़े ना। तो ये बहुत सारी कैपेबिलिटीज है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो होना जरूरी है। सिर्फ स्टेल्थ कैरेक्टर का होना या डिजाइन का ऐसा होना जिसका रडार क्रॉस सेक्शन मिनिमलिस्टिक हो, यही जरूरी नहीं होता किसी फाइटर जेट का 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर लाई करने के लिए। ये तो बात होगी किसी भी फाइटर जेट की 5th जनरेशन कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि ये जहाज कौन से जनरेशन का है। तो जिस तरीके से मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस वक्त तक अभी जो इसके 3 प्रोटोटाइप फ्लाई कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये जहाज 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। KF-21 ब्रोमे या बरोमे, जो भी आप इसको बोले, मेरे तरफ से तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। KF-21 ब्रोमे जो है वो अभी तक अर्ली ब्लॉक्स के अंदर एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। मैं एक कैटेगरी जो है वो लूज कर गया था कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर से ये भी एक मवासलत होती है कि उसके अंदर इंटरनल वेपन बे होता है जिसके अंदर वो अपने वेपन स्टोर करके लेके जा सकता है। अभी KF-21 ब्रोमे के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर इंटरनल वेपन बे मौजूद नहीं है, स्टेल्थ कैरेक्टर जरूर मौजूद है, इसका डिजाइन जरूर स्टेल्थी है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो 4.5 जनरेशन वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल वेपन बे नहीं है, इसका जो इंजन है वो अंडर पावर्ड है, उस तरीके से अंडर पावर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आफ्टर बर्न यूज किए बगैर ये 1.1 मैक की जो स्पीड है उसको टच अप नहीं कर सकता। तीसरे नंबर के ऊपर जो इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपको पता लगेगा जब ये जहाज फ्लो करेगा और ये दुनिया के सामने रिलीज होगा, अनवील होगा, तब ही जब ये एक शेप में आएगा तभी जो है आप कह सकते हैं कि इसके सेंसर्स और इसका मिशन कंप्यूटर सिस्टम कितना पावरफुल है। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्ली ब्लॉक जो है KF-21 ब्रोमे के वो 4.5 जनरेशन या 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे, और साउथ कोरिया खुद भी कहता है कि जो अर्ली ब्लॉक्स हैं वो 4.5 जनरेशन के होंगे और जो नेक्स्ट ब्लॉक्स आएंगे यानी ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 0, ब्लॉक 1 आई बिलीव 4.5 जनरेशन का होगा, ब्लॉक 2, 3, 4 जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर तब्दील कर लिए जाएंगे। अब देखें ये कैसे मुमकिन है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो आप कह सकते हैं कि एयर फ्रेम के अंदर होंगी और ज्यादा चेंजेस जो है इसकी आउटर चीजों के ऊपर होंगी, जैसे कि इसकी वेपनरी के अंदर, जैसे कि इसकी और जो चीजें हैं उसके अंदर चेंजेस करके इसको एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा लेटर ऑन अगले ब्लॉक्स के अंदर। अब कैसे? देखें, कोई भी जहाज अगर 5th जनरेशन बनता है तो उसके लिए उसके अपने डेडिकेटेड वेपन्स होते हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो साइज के अंदर काफी
छोटे डिजाइन किए जाते हैं। अगर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने अपने इंटरनल वेपन्स बे के अंदर वेपन कैरी करने हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि स्पेस होती है, अकोमोडेशन होती है, वो बहुत थोड़ी होती है और बहुत लिमिटेड होती है किसी भी वेपन के लिए। तो उसी हाथ से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वेपन भी जो है वो छोटे डिजाइन किए जाते हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड डिजाइन किए जाते हैं। साउथ कोरिया जो है वो वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा है। साउथ कोरिया जो है वो इस वक्त KF-21 ब्रोमे के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फाइटर जेट बनाना 5th जनरेशन है, बल्कि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अलग से डिजाइन करनी पड़ती हैं। वो हैंगर से लेके वेपन्स तक की बात है। जैसे हैंगर्स जो है एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को नॉन AC हैंगर भी चलेगा, किसी भी तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आपके पास एयर कंडीशन और एयर टाइट और एयर प्रेशर कंट्रोल हैंगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है मतलब आपको अपनी एयर बेसिस जो है वो अपग्रेड करनी पड़ेंगी। थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि वेपन जो है, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सोफिस्टिकेटेड साइज में छोटे और ज्यादा प्रिसाइज वेपन आपको चाहिए, क्योंकि आपने अपने फाइटर जेट को स्टेल्थी मोड में रखना है। वेपन्स बे के अंदर आपने वेपन स्टोर करने हैं। चौथी नंबर के ऊपर जो बात आती है फिर वो फाइटर जेट के ऊपर आती है कि आपने फाइटर जेट जो है वो स्टेल्थी डिजाइन करना है और उसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत कम से कम रखना है। तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज है और KF-21 ब्रो में तो इस वक्त 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ही होने वाला है। तो ये हो गई इसकी जनरेशन की बात। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि KF-21 ब्रो में को किस तरीके से पजीराई मिलेगी और ये किस मार्केट्स को टारगेट करेगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पजीराई कैसे मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो है प्रीवियसली अगर आप कुछ ईयर्स पहले देखें तो अभी इसकी प्रोडक्शन फास्ट ट्रैक हुई है और इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो साउथ कोरिया काफी एम्बिशियस है। दो इसके पार्टनर्स हैं, एक इंडोनेशिया और एक साउथ कोरिया। इंडोनेशिया ने जब देखा था प्रीवियसली कुछ 8-10 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो डेडलाइंस थी वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रही थी, तो इंडोनेशिया इसके अंदर इंटरेस्ट लूज कर गया था और उसने अपनी जो पेमेंट है वो स्टैक अप कर ली थी। किसी किस्म की पेमेंट की रिलीज जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से नहीं की जा रही थी साउथ कोरिया को। लेकिन जब साउथ कोरिया ने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और इस प्रोजेक्ट को जो है फास्ट ट्रैक किया तो अब जो है वो इंडोनेशिया ने भी अपनी पेमेंट्स रिलीज की हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जो एम्बिशियसनेस है और इसका जो सक्सेस रेट है वो अपवर्ड जा रहा है और डेफिनेटली ये चीज जो है वो हर कंट्री को अट्रैक्ट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 2030 से पहले पहले साउथ कोरिया इसको प्रोडक्शन में ले आता है और फाइटर जेट जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है साउथ कोरियन एयरफोर्स के अंदर, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि ये मार्केट जो है वो ग्रो करेगी और हिट करेगी पूरी अक्रॉस द ग्लोब। अब एक चीज जो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर बोली कि चांस है कि इसको जो है पजीराई मिल सकती है। देखें, इसके पीछे अगर आप देखें तो चाइना का J-31 जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। चाइना ने उसके ऊपर अपना काम जो है वो बड़ा फास्ट ट्रैक किया हुआ है और वो जहाज जो है अगर तो प्रोडक्शन लाइन पे आ गया और जो है वो 2030 से पहले पहले वो भी लॉन्च हो गया तो डेफिनेटली उसकी और इसकी जो प्राइस रेंज है ना वो ऑलमोस्ट सेम होगी। और चाइना ऑलरेडी उसके पास इतना एक्सपीरियंस मौजूद है और उसके पास जो वेपनरी है वो बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि चाइना का J-31 इसके ऊपर सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें अनफोल्ड होंगी। अब ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि कौन सा जहाज कितना सुपीरियर होकर निकलता है और किसकी सेल जो है वो एक्सटेंड होगी। अब बात कर लेते हैं कि किस मार्केट को किस तरीके से ये अट्रैक्ट करेगा और किस मार्केट को ये डैमेज करेगा। सबसे पहले जो डैमेज है वो यूरोपियन मार्केट को पहुंचेगा और सेकंड नंबर के ऊपर रशियन मार्केट को पहुंचेगा। रशिया ने अपना चेकमेट जो है वो अभी उसने कुछ दिखाया ही नहीं है, बस उसने प्रोटोटाइप जो है वो दुनिया के सामने दिखा दिया कि जी ये इस तरीके का डिजाइन होने वाला है। रेस्ट इसके अलावा रशिया ने अपना चेकमेट जहाज का जो है वो किसी किस्म का उसकी न्यूज जो है वो निकल के बाहर नहीं आई। एक चीज। सेकंड नंबर के ऊपर जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट के अंदर इस वक्त 3 जहाज पड़े हुए हैं। एक सैप का ग्रिपेन, सेकंड नंबर के ऊपर यूरोफाइटर टाइफून और थर्ड नंबर के ऊपर रफाल। अगर ग्रिपेन को देखें, एक अच्छा जहाज है, सिंगल इंजन जहाज है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन एक 4.5 जनरेशन जहाज है। उसके जो एयर फ्रेम है, उसका जो चेसिस है वो एक 4.5 जनरेशन वाला ही रहेगा। उसको आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उसको जो है हिट लगेगी क्योंकि इसकी और उसकी जो प्राइस है वो जो है एक आप कह सकते हैं कि एक जैसी निकल के आएगी। तो डेफिनेटली हर एक कंट्री ये सोचेगी कि यार ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो आप कह सकते हैं कि हर एक कंट्री 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगी, उधर जाके अपनी अटेंशन इंपोज करेगी। तो साब ग्रिपेन के जो सेल्स के चांसेस है वैसे ही बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जिस जहाज को जो है वो टक्कर लगेगी इसकी मार्केट में उतरने से वो है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को किस तरीके से हिट लगेगी? यूरोफाइटर टाइफून का भी सेम सिनेरियो है। एक तो उसको 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया हुआ है, ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड नंबर के ऊपर अभी जो है उसके ट्रांस के ऊपर काम हो रहा है और वो आप कह सकते हैं कि इतना किसी भी कंट्री ने उसको परचेज नहीं किया हुआ। वैसे भी उसकी मार्केट जो है वो स्लो है। आई बिलीव सऊदी अरब यूज कर रहा है, कतर ने भी अभी परचेज किए हैं और जो बाकी जिन्होंने बनाया है उन्होंने उसको परचेज किया हुआ है। रेस्ट इसके अलावा तुर्की भी इंटरेस्टेड है। ये
तो बाद में पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होकर निकल के आती हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड फाइटर जेट के ऊपर। थर्ड फाइटर जेट जो है वो आई बिलीव का थोड़ा सक्सेसफुल, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा सक्सेसफुल है। अभी जो फ्रांस है उसकी सेल्स के ऊपर काफी डेस्परेट भी हुआ है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रफाल। रफाल एक अच्छा जहाज है, नो डाउट बहुत जबरदस्त जहाज है, लेकिन वहीं पर बात आके स्टक हो जाती है। एक ये 4.5 जनरेशन जहाज है और KF-21 ब्रोमे जो है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। और डेफिनेटली रफाल की जो प्राइस है उससे KF-21 ब्रोमे जो है डेफिनेटली कम प्राइस के अंदर लॉन्च होगा। रीजन क्या है, जो एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है, जो लेबर कॉस्ट है, ओवरऑल एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन के ऊपर वो कम आते हैं। और जो आप कह सकते हैं जिस तरीके की यूरोप की कंट्री है या अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जो एक्सपेंसेस हैं प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कीमत ऑलरेडी महंगी हो जाती है। तो रफाल जो है उसकी जो मार्केट है उसको भी आप देखेंगे कि वो फ्यूचर के अंदर KF-21 ब्रोमे उसको भी काउंटर कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी स्टेटमेंट के स्टार्ट में कहा था कि डिपेंड करता है, अगर चाइना ने J-31 उतार दिया तो KF-21 ब्रोमे की अपनी मार्केट भी हिट हो सकती है J-31 से। तो इधर विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता लगेगा कि कौन सा फाइटर जेट जो है वो मार्केट में डोमिनेंट होता है। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका सिंगल इंजन F-35 उसके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स हैं कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद नहीं होने वाली 10 से 12 साल तक। सेकंड नंबर के ऊपर जो है अमेरिका का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है और अमेरिका को इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि KF-21 ब्रोमे जो है इसके अंदर भी अमेरिकन पार्ट्स या अमेरिकन कंपनीज का शेयर है ना वो बहुत ज्यादा है। लॉकहीड मार्टिन आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक लीडिंग पार्टनर है साउथ कोरिया के साथ। तो इंजन देखें इस फाइटर जेट के अंदर अमेरिकन लग रहा है। इसके अलावा जो एयर फ्रेम का जो आप कह सकते हैं डिजाइन है वो लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। डिजाइन फिलॉसफी इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इससे नुकसान होगा या तो वो यूरोप की मार्केट को होगा क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, और या फिर होगा रशियन मार्केट को, क्योंकि उनके जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ज्यादा लेट है फाइटर जेट के अकॉर्डिंग। तो ये दो मार्केट तो डेफिनेटली हिट होगी। और चाइना के केस में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चाइना के केस में ये सिनेरियो है कि अगर J-31 अच्छा परफॉर्म कर पाया अपने प्राइस टैग के हिसाब से तो J-31 जो है वो इस KF-21 ब्रोमे की मार्केट को डोमिनेट कर देगा। और अगर ये KF-21 ब्रोमे जो है अच्छा परफॉर्म कर पाया तो डेफिनेटली फिर ये J-31 की जो मार्केट है उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।